हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड डबल सर्कुलेशन। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी। यू हैव प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन फ्रॉम द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। A patient is hooked up monitoring machine that show voltage trace on the screen and make the sound pip pip pip। ये कह रहा है कि आपने ऐसा देखा होगा कुछ हॉस्पिटल में या टेलीविज़न मतलब फिल्मों में, कि एक कोई पेशेंट है जिसको कई हुक लगे होते हैं उसके बॉडी में, और इस तरह की एक आवाज़ आती रहती है पिप पिप करके। और अगर ये आवाज़ पी इस तरह आने लगती है तो एज द पेशेंट गोज़ इनटू कार्डियक अरेस्ट, तो वो पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। इट मीन्स कि उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। आप ये भी कह सकते हैं उसकी डेथ हो जाती है। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इस तरह की जो मशीन होती है दिस टाइप ऑफ मशीन is used to obtain an electrocardiogram। तो जो इस तरह की मशीन होती है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ये हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोवाइड करती है जिसको हम ईसीजी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ये ईसीजी की डेफिनेशन है कि जो ईसीजी है ये एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करती है कार्डियक साइकिल की, जो हार्ट की एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें जो इम्पल्सेस जा रहे हैं ऐसे नोड ए बी नोड और बंडल ऑफ हिस के थ्रू जो इम्पल्सेस जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली तो उसमें ये दिखाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के द्वारा ही हम उसके और अदर फंक्शन भी जान सकते हैं, जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम जान जाते हैं क्योंकि ये आपको पहले से ही मतलब कि डॉक्टर को पता होता है। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, तो यहाँ हम जो बात करने चल रहे हैं वो किसी पेशेंट की बात नहीं करेंगे कि उसका अगर आर्टिया काम नहीं कर रहा है तो कैसी ईसीजी आएगी, वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है तो कैसी ईसीजी आएगी, कंप्लीट सिस्टोल या डायस्टोल हो रहा है तो कैसी ईसीजी आएगी। हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे एक स्टैंडर्ड ईसीजी की, कि जो भी है वो हेल्दी है तो उसकी ईसीजी कैसे आएगी। तो चलिए देखते हैं। ये है ईसीजी, इसको देख लीजिए। ये आपकी ईसीजी मतलब कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी है जिसमें आप देख रहे हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है PQRST। इतने सारे यहाँ लेटर्स के द्वारा ये दिखाया गया है। तो आप जो है देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। तो जो पेशेंट है उसको 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगी होती हैं, 1 टू ईच रिस्ट एंड द लेफ्ट एंकल। तो 2 जो उसके कलाई पर लगी होती है, रिस्ट पर लगी होती है, और एक जो है उसके एंकल पर लगी होती है, मतलब पैर के पास, यहाँ जहाँ पर क्या बोलते हैं एड़ी होती है, यहाँ लगी होती है। द कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द हार्ट एक्टिविटी, और ये लगातार हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करती रहती हैं, बताती रहती हैं। फॉर अ डिटेल एवेल्यूशन ऑफ द हार्ट्स फंक्शन, और हार्ट के फंक्शन को डिटेल में बताती रहती हैं। मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, और बहुत सारी लीड्स जो लीड हैं वो लगी होती हैं उस पेशेंट के मतलब सीने के पास। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। तो यहाँ मैंने पहले बता दिया है कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं, किसी पेशेंट की ईसीजी की बात नहीं कर रहे हैं। ईच पीक
इन ईसीजी इज आइडेंटिफाई विथ अ लेटर फ्रॉम पी टू टी। पीक मतलब जो यहाँ पर ऊंचाई है, जो ईसीजी में आप देख रहे हैं, जो ये ऊंचाई है जो भी इसमें है, ये हर एक किसी न किसी लेटर से दिखाया गया है। विथ अ लेटर फ्रॉम पी टू पी से लेकर टी तक दिखाया गया है। दैट करस्पॉन्ड्स टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और यहाँ पर हर लेटर का पहले से कन्फर्म है कि वो क्या बताएगा। इट मीन्स कि वो आर्ट्रिया का बताएगा कि वेंट्रिकल का बताएगा, तो हम आगे पढ़ते जाएंगे, वो पता चल जाएगा। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। आगे देखेंगे। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आर डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया। तो जो पी वेव है वो दिखाता है, वो बताता है कि जो आर्ट्रिया है, जो स्टार्टिंग में ही पी वेव है, फिगर को आप फिर से देख लीजिएगा, जो पी वेव है वो ये बताता है कि जो आर्ट्रिया है उसका डिपोलराइजेशन होता है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, या मतलब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन का मतलब है वहाँ पर इम्पल्सेस जाते हैं, और डिपोलराइजेशन का मतलब है, इसको आप तब अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ। जो इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं नर्व के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू, तो न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है जिसको न्यूरोलेमा बोलते हैं, उसके अंदर और बाहर डिफरेंसेस होते हैं, पोलर्स होते हैं। मतलब बाहर की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है। तो एक प्रकार से वो पोलराइज होता है। और जब इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं तो जो पोलर हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, वो जो है डिस्टर्ब होता है, ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उसी को डिपोलराइजेशन बोलते हैं। और जैसे ही इम्पल्सेस गुजर जाता है, वो गुजर जाता है अपना मैसेज लेके, फिर से वो पोलराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, समझ गए हैं थोड़ा बहुत तो भी ठीक है, क्योंकि आगे आप जान जाएंगे जब हम इम्पल्सेस ट्रैवल के बारे में पढ़ेंगे। पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जो पी है, पी वेव है, वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को दिखाता है और डिपोलराइजेशन को दिखाता है एट्रिया के लिए। तो डिपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, मतलब इम्पल्सेस वहाँ पर पहुँच गया है, विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। और वो जो पी वेव दिखाया गया है, वह जहाँ से वो ग्राफ उठ रहा है वहीं से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत हो जाती है। लीड्स शुरू करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। तो जो आर्ट्रिया हैं वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। आगे देखेंगे। द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। जो QRS कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि एक सबसे बड़ा ऊंचाई पर होगा ग्राफ में, आप देख लीजिएगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। ये QRS कॉम्प्लेक्स, ये देखिए QRS, जो सबसे बड़ा ग्राफ, मतलब सबसे ऊंचा पर गया है। तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है प्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो ये दिखाता है कि जो वेंट्रिकल है उसका डिपोलराइजेशन को दिखाता है। वेंट्रिकल आप समझ रहे हैं, हार्ट का एक आर्ट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को दिखाता है। इट मीन्स कि वो भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। और जितनी ऊंचाई पर जाता है उतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर ऊंचाई उसकी बहुत कम है तो इसका मतलब उसका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और वो जहाँ से उठना शुरू होता है वो बताता है कि मतलब वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकुलर जो है, उसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है। और ऊंचाई पर जाता है तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। बोल रहा है ना कि जैसे QRS कॉम्प्लेक्स है तो जैसे क्यू के ऊपर उठता है, देखिए द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया कहाँ से, शॉर्टली आफ्टर क्यू के बाद से जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। और वो दिखाता है कि मतलब उसका सिस्टोल हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकुलर का। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न
ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल। और जो लास्ट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद टी दिखाया गया है वो ये बताता है कि जो वेंट्रिकल है वो फिर से अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया है। रीपोलराइजेशन, देखिए रीपोलराइजेशन मतलब कि तरंग जो वेव था, वेव नहीं बोलेंगे यहाँ, यहाँ बोलेंगे हम स्टिमुलस, जो स्टिमुलस आता है वो गुजर जाता है, तो फिर से रीपोलराइजेशन हो जाता है, फिर से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। और जैसे ही जहाँ पर टी है, टी समाप्त होता है तो वो दिखाता है फिर से द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। और फिर वहाँ पर सिस्टोल समाप्त हो गया है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन समाप्त हो गया है, रिलैक्स स्टेज में है। टी के बाद टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। जो टी वेव है वो दिखाती है, जो टी वेव है, टी के बाद नहीं, जो टी वेव है वो दिखाती है कि जो है वो आ गए हैं, सिस्टोल ख़त्म हो गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया है। ओबियसली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर्स इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये कह रहा है कि मतलब किसी भी पेशेंट का अगर ये जानना है कि 1 मिनट में इसका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, तो एक टाइम पीरियड में, जैसे मान लीजिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है नॉर्मली, तो 15 सेकंड का निकाल लेंगे, 15 सेकंड में काउंट कर लेंगे, 72 का चौथवा भाग होना चाहिए। तो इस प्रकार से काउंट करके वो जान सकते हैं कि हार्ट नॉर्मली फंक्शनल है या नहीं, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड में उतनी बार उसका ग्राफ आ रहा है या नहीं। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो कोई भी डिटरमाइन कर सकता है उसको काउंट करके। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर द गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन। कह रहे हैं कि अगर अलग अलग इंडिविजुअल का देखा जाए, किसी अलग अलग लोगों का लिया जाए, तो लगभग ये सेम मिलेगा, लगभग ये सबका सेम मिलेगा ईसीजी। एनी डिविएशन फ्रॉम द शेप इंडिकेट अ पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द डिजीज़। अगर कोई भी डिविएशन होता है उससे अंतर पाया जाता है, जो स्टैंडर्ड ईसीजी है अगर उससे कुछ अलग पाया जाता है तो उसमें एबनॉर्मेलिटी है या फिर कोई बीमारी से ग्रसित है। हेंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। और ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट है क्लिनिक के लिए, मतलब किसी को डायग्नोसिस करने के लिए, हार्ट के फंक्शन को जानने के लिए। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है आप ईसीजी समझ गए होंगे। अगला है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड जब हार्ट में आता है और फिर जब हार्ट से ब्लड जो है हार्ट में आता है बॉडी से एज अ डीऑक्सीजनेटेड, और फिर से बॉडी में जाता है ऑक्सीजनेशन होने के बाद, तो ऐसा करने में वो हार्ट से 2 बार गुजरता है। एक बार जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में और एक बार जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो है, पल्मोनरी शब्द का जो मतलब लिया जाता है वो लिया जाता है लंग्स से। पल्मोनरी शब्द, जब भी ब्लड आता है हार्ट में तो पहले किधर आता है, लेफ्ट की राइट? हाँ बताइए। बिल्कुल सही, राइट में आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी शब्द जुड़ा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और आर्टरी का मतलब है कि ब्लड हार्ट से दूर जाए। तो कहाँ जा रहा है पल्मोनरी शब्द जुड़ने के कारण? बिल्कुल सही, लंग्स में जा रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, और फिर लंग्स में ऑक्सीजन लेता है, CO2 को दे देता है, इट मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वहाँ से फिर लौटता है पल्मोनरी वेंस के थ्रू और आता है लेफ्ट साइड के एट्रिया में। तो ये जो वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी मतलब कि लंग्स को, फिर वहाँ लंग्स से लौटा
पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लेफ्ट एट्रिया में। तो ये पूरा सर्कुलेशन जो है कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब फिर लेफ्ट एट्रिया से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में से फिर लौट के आता है वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रिया में। ये जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस प्रकार से दो सर्कुलेशन पाए जाते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इस प्रकार से कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो सर्कुलेशन है उसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही स्ट्रिक्टली, ये नहीं कभी इधर कभी उधर, फ्लो होता रहता है। उसके अपने रास्ते हैं जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, द आर्टरी एंड वेन। और इसके दो ही रास्ते हैं, एक आर्टरी है दूसरी वेन है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। सामान्यतः जितनी भी आर्टरी और वेन्स हैं उनमें 3 परत पाई जाती है। एन इनर लाइनिंग ऑफ सिक्वेमस इंडोथीलियम। तो अलग अलग जो इंडोथीलियम सेल्स होती हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है। तो सिक्वेमस इपिथीलियम बहुत चपटी होती हैं, इनर लाइनिंग में पाई जाती हैं। देखिए इपिथीलियल सेल्स और इंडोथीलियल सेल्स में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस जब हमारी बॉडी के बाहर की लेयर की तरफ, बाहर की तरफ पाई जाती है, बॉडी पर पाई जाती है इपिथीलियम, तो हम उसको इपिथीलियम बोलते हैं। जब ये किसी विसरल ऑर्गन में पाई जाती है हमारे बॉडी के अंदर तो इसको हम इंडोथीलियम बोलते हैं। तो सिक्वेमस इंडोथीलियम सेल्स होती हैं इनर लाइनिंग में जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसका नाम है ट्यूनिका इंटाइमा। ट्यूनिका इंटाइमा जो कि ब्लड कैपिलरी के जो मतलब हमारी आर्टरी और वेन्स है उनके अंदर की तरफ है। दूसरा है अ मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। दूसरा जो है स्मूथ मसल है, इलास्टिक फाइबर है, और जिसका नाम है द ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया है जो बीच में है। एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और जो बाहर की लेयर है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, जिसमें कोलेजन फाइबर भी हैं, और उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इस प्रकार से 3 लेयर से बनी होती हैं आर्टरी और वेन्स। सामान्यतः आर्टरी और वेन्स जो है 3 लेयर से बनी होती हैं। तो हमने तीनों लेयर को देखा, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। द ट्यूनिका मीडिया इज अ कंपैरेटिवली थिन इन द वेन। जो ट्यूनिका मीडिया है, बीच वाली लेयर जो है, वो कंपैरिजन में, आर्टरी के कंपैरिजन में वेन्स में पतली होती है। आगे देखेंगे, अ मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल। अब आपके दिमाग में पूरा हार्ट होना चाहिए, मतलब एक बार अगर किसी का नाम ले रहा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो फिगर कि कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है। ध्यान देंगे, द मेंशन अर्लियर, पहले ही बता दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है, द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर द पल्मोनरी आर्टरी। वही बात कि राइट साइड में जो वेंट्रिकल है जब ब्लड पंप करता है तो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी शब्द का मतलब है लंग्स से। तो पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी बोलते हैं जब हार्ट के पास से ब्लड हार्ट से दूर जाता है तो उसको आर्टरी बोलेंगे, जो हार्ट के पास लाएगा उसको वेन बोलेंगे। तो वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द एओर्टा। जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब ब्लड को पंप करता है तो एओर्टा में पंप करता है, महाधमनी में। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन द लंग्स, लंग्स से पास होती है, फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। और वहाँ से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है लेफ्ट एट्रियम में। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस पाथवे को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन।
इस पाथवे को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ध्यान देंगे, इस पाथवे को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाई ए नेटवर्क ऑफ आर्टरी, एओर्टा में आती है, एओर्टा के थ्रू जो है फिर आर्टरी के बहुत, एओर्टा मतलब महाधमनी, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेंट्रिकल्स में, वो जाता है एओर्टा में, और फिर जो है यहाँ से बहुत सारी आर्टरी जुड़ी हैं और आर्ट्रियोल्स जुड़े हैं और कैपिलरीज जुड़ी हैं जो टू द टिश्यू, कहाँ से जुड़े हुए हैं, टिश्यू तक जुड़े हुए हैं। फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको जो है कलेक्ट भी करता है और फिर लेके लौटता है वेन्स के थ्रू और वेना कावा, वेन्स एंड वेना कावा, एंड इम्पटीड, और खाली कर देता है इनटू द राइट एट्रियम, और लाके खाली कर देता है राइट एट्रियम में। दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो एओर्टा के थ्रू ब्लड गया बॉडी में, और बॉडी में गया एओर्टा, बहुत सारे आर्टरी का नेटवर्क हुआ है, और वो आर्टरी जो है पूरे टिश्यू में ब्लड फैलाती हैं, फैलाने के बाद फिर वहाँ से कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट करने के बाद वेन और वेना कावा के थ्रू ले आके फिर से राइट एट्रियम में खाली कर देती हैं। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइडेड, द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो न्यूट्रिएंट देता है, ऑक्सीजन देता है, एसेंशियल सब्सटेंस देता है टू द टिश्यू। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है जो टिश्यू के पास जाता है सर्कुलेट होकर ब्लड, उसमें ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रिएंट लेके जाता है और भी एसेंशियल सब्सटेंस को लेके जाता है। आगे देखेंगे CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फॉर एलिमिनेशन, और जो CO2 है अदर सब्सटेंस है उसको जो है एलिमिनेट कर देता है, अलग कर देता है, टिश्यू से बाहर निकाल देता है। अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर, और एक अनोखा अलग प्रकार का वैस्कुलर कनेक्शन है, प्रेजेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में और लीवर के बीच में, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक शब्द का जो मतलब होता है वो हमेशा लीवर के लिए यूज किया जाता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। एक अनोखा कनेक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब इंटेस्टाइन के बीच में और लीवर के बीच में, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द हेपेटिक पोर्टल वेन, जो हेपेटिक पोर्टल वेन है कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज़ डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को कैरी करती है, लेके आती है, इंटेस्टाइन से लीवर को लेके आती है बिफोर द डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन को देने से पहले लीवर में पहुंचाती है, तो इस प्रकार से इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर हम आपसे पूछें कि जो हार्ट है वो सबको तो ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई कौन करता है, तो उसका आंसर है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट के मस्कुलरेचर को ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देती है। A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for circulation of blood to and from the cardiac musculature। तो कार्डियक मसल्स में ब्लड को पहुंचाने के लिए और ब्लड को वहाँ से लेके आने के लिए वहाँ पर एक कोरोनरी सिस्टम डेवलप हुआ है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड पहुंचाता है और वहाँ से लेके आता है। तो यहाँ फिगर में देख लीजिए, हार्ट है, हार्ट के ऊपर लंग्स दिखाया गया है और लंग्स को जोड़ना, हार्ट और लंग्स को जोड़ रहा है एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन। तो ये जो है दिखा रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर हार्ट में जो एओर्टा है
एओर्टा और नीचे बॉडी पार्ट्स दिखा रहे हैं, और फिर वेना कावा ये बना रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दोनों मिलके हो गए हैं डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, और अगर आ जाता है तब भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।